गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जिंदगी आसान नहीं होगी, इसे आसान आपको खुद ही बनाना होगा। आपको परेशानियां बहुत आएगी लाइफ में, लेकिन आपको निरंतर होकर प्रयास करते रहना है और उसी के मार्ग पे आगे बढ़ना है। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 14 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, झीलों का शहर परियोजना किस शहर में शुरू की गई थी? तो राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में स्टार्ट किया गया था सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। दिल्ली सरकार ने जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए झीलों का शहर नामक एक समर्पित पहल शुरू की है। दिल्ली सरकार शहर की झीलों को पुनर्जीवित करने के लिए एक पहल चला रही है, जिसका लक्ष्य राजधानी की बाधित जल आपूर्ति क्षमता को बढ़ाने के लिए 26 झीलों और 380 जल निकायों को विकसित करना है। केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से इस पहल की निगरानी कर रहे हैं और यह निरीक्षण उसी का हिस्सा था। तो याद रखिएगा, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया सिटी ऑफ लेक्स, जो सारे रेजुविनेट करेंगे वाटर्स बॉडीज को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? हु हैज बीन रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? तो राइट आंसर होगा भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा को नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है राजस्थान का। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री। श्री शर्मा के नाम की घोषणा यहां भाजपा विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में की गई। भाजपा ने 199 सीटों पर चुनाव लड़कर 115 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 69 सीटें 68 जीत और एक बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर रही है। तो यहाँ भी याद रखिएगा कि राजस्थान में भी सीएम किसका बना है? तो बीजेपी का ही सरकार बना है, जो लगभग 199 सीटों में से 115 सीटें हासिल की और यहाँ भी बहुमत की सरकार बनी है। तो चलिए नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। डोनाल्ड टस्क को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर का पोलैंड। पोलैंड कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? डोनाल्ड टस्क। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। पोलैंड की संसद ने प्रधानमंत्री बनने के लिए डोनाल्ड टस्क का समर्थन किया, जिसे 8 साल के राष्ट्रवादी शासन का अंत हो गया और देश यूरोपीय संघ के साथ संबंधों में नरमी की राह पर आ गया है। लोकतांत्रिक मानकों पर ब्रुसेल्स के साथ विवाद के कारण पोलैंड ने यूरोपीय संघ के दसियों अरब यूरो के फंड को रोक दिया है, लेकिन यूरोपीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष टस्क ने संबंधों को सुधारना और नकदी को मुक्त करने की कसम खाई है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि हाल ही में पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, जिनका नाम है डोनाल्ड टस्क। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। किस देश ने डोडो विलुप्त परियोजना शुरू की है? विच नेशन हैज लॉन्च्ड द डोडो डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट? तो राइट आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस के द्वारा हाल ही में डोडो डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। तो जानेंगे इसके पॉइंट्स के बारे में। तो डोडो एक प्रकार की प्रजाति है पक्षी की, तो वो विलुप्त हो गई है, तो उसे फिर से बनाया जा रहा है मॉरिशस के द्वारा, मॉरिशस कंट्री के द्वारा। देखिए, आनुवंशिक कंपनी कोलोसोल बायोसाइंसेज ने घोषणा की कि वह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विलुप्त प्राणियों में से एक को फिर से इस क्षेत्र में लाने की कोशिश करने के लिए मॉरिशस में एक वन्य जीव दान के साथ साझेदारी करेगी। और डलास स्थित कंपनी ने कहा कि वह डोडो को उसके पूर्वी अफ्रीकी घर में वापस लाने के लिए मॉरिशस वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और देश की सरकार के साथ मिलकर काम करेगी, जहां यहां 1681 में विलुप्त हो गया था। तो इसे फिर से लाया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स कंपनी के द्वारा। इस कंपनी ने बताया कि जो डोडो को प्रतिष्ठित पक्षी और मानव जनित विलुप्त का प्रतीक कहा है, तो इसे फिर से लाया जाएगा। तो इसका सहयोग कौन कर रहा है? तो मॉरिशस कंट्री के द्वारा इसे सहयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को हाल ही में 33rd व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। साहित्य जगत 33वें व्यास सम्मान 2023 के रूप में जश्न मनाने के लिए तैयार है, जिसमें निपुण हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके 2016 के संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए सम्मानित करने की घोषणा की है। तो इनका जो एक मेमोयर था 2016 का, उसका नाम है यादें यादें और यादें,
उन्हीं के लिए इन्हें 2023 में 33 व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो पुष्पा भारती। ये एक हिंदी राइटर है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए दिया जाता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए दिया जाता है। पुरस्कार में लगभग 4 लाख का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है, जो साहित्यिक परिदृश्य में प्राप्तकर्ता के योगदान के गहरे प्रभाव को मान्यता देता है। तो चलिए नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। हाल ही में किसने मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2Y3 से दुनिया में पहली बार सफलतापूर्वक उपग्रह लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा लैंड स्पेस। लैंड स्पेस के द्वारा हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया एक सैटेलाइट जिसका नाम है जूके 2Y3। ये वर्ल्ड का मीथेन पावर्ड रॉकेट है। तो चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। चीनी निजी कंपनी लैंड स्पेस चीनी के गांसू प्रांत में जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट जिसका नाम जूके 2Y3 है, उसके साथ 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला पहला मीथेन संचालित रॉकेट बन गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये चाइनीज के द्वारा लॉन्च किया गया, चाइनीज प्राइवेट कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है लैंडस्केप। जूके 2Y3 जूके 2 मिशन के तहत तीसरा भू अंतरिक्षी परीक्षण रॉकेट है। इससे पहले चीनी कंपनी ने लैंड स्पेस, मस्क के स्पेस एक्स और जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन सहित अमेरिकी प्रतिद्वंदी से आगे रहते हुए जुलाई 2023 में उपग्रहों के बिना दूसरे प्रयास में मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई थी। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में चाइनीज प्राइवेट कंपनी लैंडस्केप के द्वारा पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है, वो भी 3 सैटेलाइट्स के द्वारा। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि क्या नाम है उसका, तो जूके 2Y3। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 शुरू किया है? Recently, with whom has the Indian Armed Force started the joint military exercise Winbacks 2023? तो राइट आंसर है वियतनाम। वियतनाम के साथ इंडिया के द्वारा एक संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है विनबैक्स। भारत और वियतनाम की सशस्त्र सेनाओं ने चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 शुरू किया है। यह अभ्यास 11 से 21 दिसंबर 2023 तक हनोई, वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। भारतीय दल में बंगाल इंजीनियर ग्रुप की एक इंजीनियर रेजिमेंट के 39 कर्मी और आर्मी मेडिकल कोर के 6 कर्मी शामिल है, जबकि वियतनाम पीपुल्स आर्मी की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व भी 45 कर्मियों द्वारा किया जाएगा। विनबैक्स अभ्यास 2018 में शुरू किया गया था और पहला संस्करण मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। पिछला संस्करण अगस्त 2022 में चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि 2022 में चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में इसका आयोजन हुआ था विनबैक्स अभ्यास का, और सबसे पहला इसका उद्घाटन 2018 को हुआ था। तो अब ये जो विनबैक्स 2023 है इसका 4th एडिशन हो रहा है, जो इंडिया और वियतनाम के बीच किया जा रहा है युद्ध अभ्यास, जिसको हम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम से जानेंगे। इसका नाम है विनबैक्स। किसके बीच में युद्ध होता है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो वियतनाम के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2023 कब मनाया गया? तो राइट आंसर का 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को हर वर्ष यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय सुरक्षा का अधिकार सार्वभौमिक है, लेकिन दुनिया की आधी आबादी के पास अभी भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं तक नहीं पहुंच पाई है। लगभग 25% लोगों को अपनी जेब से स्वास्थ्य खर्च के कारण वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जबकि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 का विषय यह है कि सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई का समय होगा। थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। 2017 में यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा ये प्रस्ताव द्वारा 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, जिसे यूएचसी के नाम से जानते हैं, के रूप में घोषित किया, जिससे यह एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र नामित दिन बन गया है। तो याद रखिएगा कि हर वर्ष 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा
नारी शक्ति सेविंग अकाउंट्स को लाया गया है? तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया ने स्वतंत्र आय स्रोतों वाली 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए नारी शक्ति बचत खाते का अनावरण किया है, जो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारी शक्ति बचत खाता सभी 5,132 घरेलू शाखाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। बैंक ऑफ इंडिया ने खोले गए प्रत्येक नए नारी शक्ति खाते के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड में 10 रुपए का योगदान देने का भी वादा किया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 10 करोड़ रुपए होंगे, 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए। 10 यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, डेली कंट्रोवर्सीज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक? तो राइट आंसर होगा कबीर बेदी। कबीर बेदी को ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारतीय अभिनेता कबीर बेदी को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित एक पुरस्कार समारोह में इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक मेरिट डेलो रिपब्लिक इटालियन से सम्मानित किया गया। इससे पहले कबीर बेदी को इटली के कवेलियर नाइट सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इटली के राष्ट्रपति का कहना है, जो राष्ट्रपति कौन है इटली के? तो मैट्रेला ने एक बयान में कहा कि कबीर बेदी न सिर्फ हिंदी सिनेमा में बल्कि इटली में भी काफी मशहूर है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इंडियन एक्टर कबीर बेदी को इटालियन का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। उस सम्मान का क्या नाम है ऑनर्ड का? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से इनको सम्मानित किया गया। तो यहाँ तक हमारा डेली कंट्रोवर्सीज खत्म होता है। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 13 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2023 महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप किस देश ने जीता? तो राइट आंसर होगा नीदरलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुने गए? तो मोहन यादव को। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए? तो 1973 को। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा? तो विष्णुदेव साय, ये भी बीजेपी की ही पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 370 को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा निरस्त किया गया? तो राइट आंसर है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व के आधार पर LIC की वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है? तो राइट आंसर है 4th पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 7, महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? तो काशवी गौतम। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर 11 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कृष्णवेनी संगीत निर्जनम का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 पर वैश्विक भागीदारी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राइट आंसर का नई दिल्ली में। तो चलिए क्वेश्चंस ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन? मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज या ऑप्शन डी ब्रास। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम कवर करेंगे आज नया टॉपिक, शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो शेड्यूल्स बनाए गए हैं उनके बारे में हम व्याख्या करेंगे। तो देखिए, पहला शेड्यूल में बताया गया कि इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम शामिल है। सेकंड शेड्यूल में बताया गया भत्तों, विशेषाधिकारों, परिलब्धियों के संबंध में इस प्रावधान में जिक्र किया गया है। थर्ड शेड्यूल में बताया गया इसमें शपथ और प्रत्याज्ञान के रूप भी शामिल है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।